Hello everyone. Now today we are going to discuss on essay 210, that is agreeing the terms of an audit engagement. So let's see, सबसे पहले इसमें objective देखते हैं कि objective क्या होता है. So objective of an auditor is to accept or continue an audit engagement only when basis upon which it is to be performed has been agreed. जब हम वो बेसिस अग्री हो जाती हैं तब हम ऑडिट एक्सेप्ट करता है ऑडिट एंगेजमेंट. तो सबसे पहली बेस है कि प्री कंडीशंस ऑफ ऑडिट शुड बी प्रेजेंट. जो भी हैं दे शुड बी देयर शुड बी अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द ऑडिटर एंड द मैनेजमेंट वेयर अप्रोप्रिएट, TCWG ऑफ द टर्म्स ऑफ एन ऑडिट एंगेजमेंट. ठीक है. सो जब भी हमें ऑडिट इंगेजमेंट करनी है तो यहाँ पे दो चीज़ें होनी चाहिए. एक तो प्री कंडीशंस ऑफ द ऑडिट शुड बी प्रेजेंट एंड देयर शुड बी अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द ऑडिटर एंड द मैनेजमेंट. एंड अगर वहाँ पे TCWG है तो उस पर. तो अब हम यहाँ पे देखते हैं प्री कंडीशंस क्या होती हैं ऑडिट की. सो द ऑडिटर शैल डिटरमाइन वेदर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज़ एक्सेप्टेबल. And second, he has to obtain the agreement of management that it acknowledges and understand its responsibility. किस चीज़ की responsibility वो understand करते हैं. पहला, for the preparation of the financial statements. जो भी हमारे financial statements होंगे वो as per the financial reporting framework होंगे, जो भी applicable होते हैं उसके according होंगे. For such internal control as the management determines necessary to enable the preparation of the financial statement free from material misstatement whether due to fraud or error. देखो, जो भी पहली चीज़ जो इम्पॉर्टेंट थी कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे जो है वो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग होने चाहिए. एंड सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जो हमारा इंटरनल कंट्रोल है दैट डिटरमाइंस कि द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द फ्री फ्रॉम मटीरियल मिस स्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर, वो उससे फ्री होना चाहिए. नेक्स्ट इज़ कि टू प्रोवाइड द ऑडिटर विद, हमें ऑडिटर को क्या देना है. पहला, assess to all the information, किस चीज़ की, of which the management is aware that is relevant for the preparation of the financial statements. जैसे कि रिकॉर्ड्स हो गए, डॉक्यूमेंटेशंस हो गए और कुछ भी मैटर्स. ठीक है. ये कौन प्रोवाइड करेगा? मैनेजमेंट प्रोवाइड करेगा टू द ऑडिटर. ठीक है. फिर आता है सेकेंड इज़ द एडिशनल इंफॉर्मेशन जो ऑडिटर को रिक्वायर्ड होगा ड्यूरिंग द audit for the purpose of audit, right? Third is the unrestricted access. Unrestricted access किस चीज़ के लिए? To person with an entity from whom the auditor determines the necessary information. मतलब उस बंदे को unrestricted access होना चाहिए उस पर्सन से जहाँ से जो ऑडिटर को इन्फॉर्मेशन दे रहा है सारी ऑडिट के रिगार्डिंग, ताकि ऑडिटर जो है क्या ऑब्टेन कर सके? ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर सके. ठीक है. आगे क्या कहता है, लेट्स रीड. इफ़ द प्री कंडीशंस आर नॉट प्रेजेंट, अगर ये जो हमने ऊपर प्री कंडीशंस पढ़ी हैं ये वाली अगर प्री कंडीशंस प्रेजेंट नहीं होंगी फिर क्या होगा? ऑडिटर शैल डिस्कस द मैटर विद द मैनेजमेंट. वो मैनेजमेंट के साथ ही मैटर डिस्कस करेगा, राइट? अनलेस रिक्वायर्ड by the law or regulations to do so, auditor shall not accept proposed audit engagement. Now अगर तो प्री कंडीशंस प्रेजेंट नहीं होती हैं, जैसे हमने देखा कि प्री कंडीशंस जो है दे आर नॉट प्रेजेंट एंड अनलेस द लॉ एंड रेगुलेशन आस्क्स, इट्स नॉट रिक्वायर्ड अंडर द लॉ एंड रेगुलेशन टू एक्सेप्ट द प्रपोजल, ऑडिटर नहीं करेगा, राइट? कब? If the auditor has determined that the financial reporting framework to be applied in preparation of the financial statement is unexpected. This is acceptable. और ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है? If the auditor has determined that the financial reporting framework to be applied in the preparation of financial statement is unacceptable, या फिर if the agreement has not been obtained, he will not accept the proposal.
राइट। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं लिमिटेशन ऑन स्कोप ऑफ द स्कोप प्रायर टू ऑडिट इंगेजमेंट एक्सेप्टेंस। अगर तो हमारे ऑडिट इंगेजमेंट एक्सेप्टेंस से पहले ही कोई लिमिटेशन लगा दी जाती है, कौन लगाता है, TCWG लगाता है या मैनेजमेंट लगाती है, तो ऑडिटर एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो इट सेज इफ द मैनेजमेंट और TCWG इम्पोज लिमिटेशन ऑन द स्कोप ऑफ द ऑडिटर्स वर्क इन टर्म्स ऑफ द प्रपोज्ड ऑडिट इंगेजमेंट सच दैट द ऑडिटर बिलीफ रिजल्ट इन ऑडिटर डिस्क्लेमिंग एन ओपिनियन, कि जब उसको लगता है कि वो अपना ओपिनियन डिस्क्लेम कर देगा ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ही शैल नॉट एक्सेप्ट सच ऑडिट इंगेजमेंट अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ। जब तक लॉ नहीं कहता तब तक नहीं करना। अगर कोई भी लिमिटेशन आती है, कौन लगाता है लिमिटेशन, लगाता है या तो TCWG या मैनेजमेंट लगाता है, और ऑडिटर को लगता है कि वो प्रॉपर ओपिनियन नहीं दे पाएगा, सो ही शुड नॉट एक्सेप्ट द सेम। आगे चलें। कंटेंट ऑफ अग्रीमेंट ऑन टर्म्स ऑफ ऑडिट इंगेजमेंट। ना जब ऑडिट इंगेजमेंट हम बनाते हैं तो व्हाट इज़ द कंटेंट। ना अग्रीड टर्म्स ऑफ ऑडिट इंगेजमेंट जो होती है शायद भी रिकॉर्डेड किस पे, हम जो रिकॉर्ड करेंगे वो किस पे करेंगे, जो हमारा ऑडिट इंगेजमेंट लेटर पर रिकॉर्ड करेंगे, पहली चीज़। या फिर कोई भी अदर राइटिंग अग्रीमेंट होगा, हम उस पर रिकॉर्ड करेंगे। और वो क्या क्या इंक्लूड करेगा, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप क्या है ऑफ द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ऑडिटर की, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड रेफरेंस ऑफ द एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ एनी रिपोर्ट टू बी इशूड बाय द ऑडिटर। जो भी फॉर्म एंड कंटेंट जो ऑडिटर ने इशू करनी है, एंड अ स्टेटमेंट दैट देयर मे बी सर्कमस्टांस इन विच द ऑडिटर में डिफर फ्रॉम इट्स ओपिनियन, कि क्या क्या सर्कमस्टांस होंगे कि वो उससे डिफर करेगा, राइट। फिर उसके बाद ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्या हमें हर बार, क्या एवरी मंथ या एवरी ईयर हमको इंगेजमेंट लेटर देना पड़ेगा। सो लेट्स जस्ट रीड अबाउट इट। इसे हम कहते हैं रेकरिंग ऑडिट्स। अगर हम रेकरिंग ऑडिट्स करते हैं, हर बार मैं ही आपका ऑडिट करती हूँ फर्म का, सो क्या हमें हर बार ऑडिट इंगेजमेंट करना पड़ेगा। सो न्यू इंगेजमेंट लेटर एवरी टाइम, राइट, न्यू इंगेजमेंट लेटर ईच टाइम। सॉरी फॉर द miswriting of the things. Let's read again. Now the auditor may not decide to send new engagement letter or other engagement each period. अगर उसको appropriate लगता है, if it is appropriate to revise the terms or to remind of the existing terms, अगर management उसको follow नहीं कर रही है, ठीक है, कोई भी, तो वो उसको भेजेगा। पहला कंडीशन क्या आते हैं, कोई भी इंडिकेशन दैट द एंटिटी मिसअंडरस्टैंड्स द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। एंटिटी मिसअंडरस्टैंड कर रही है ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, तो उसको लगता है एनी रिवाइज्ड और स्पेशल टर्म्स, अगर कोई भी रिवाइज या स्पेशल टर्म आ रही है। रीसेंट चेंज इन द सीनियर मैनेजमेंट, रीसेंट चेंज हुआ है इन द सीनियर मैनेजमेंट। सिग्निफिकेंट चेंज हुआ है इन द ओनरशिप, जस्ट रिमेंबर दिस, सिग्निफिकेंट चेंज हुआ है। सिग्निफिकेंट चेंज इन द नेचर, extent, nature or size of the entity's business, change in the legal or regulatory requirement, change in the financial reporting framework adopted in the preparation of the financial statements, and change in the other reporting requirements. ये जो चीज़ें हैं, इनमें हम रेकरिंग ऑडिट जब होगा, अगर ये चीज़ें हमको लगेंगी तब हम जाकर नया इंगेजमेंट लेटर बनाएंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। या तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, या तो मिसअंडरस्टैंडिंग है, पहला कोई स्पेशल टर्म आया है, दूसरा सीनियर मैनेजमेंट में चेंज आया है, तीसरा सिग्निफिकेंट चेंज हुआ है ओनरशिप में, सिग्निफिकेंट चेंज हुआ है नेचर एंड साइज पे, लीगल और रेगुलेटरी चेंज हुआ है, लॉ में ही चेंज हो गया है तो हमें करना ही पड़ेगा। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में चेंज हुआ है, या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चेंज हुआ है, और अदर रिपोर्टिंग एंटिटी में चेंज हुआ है, तो भी हमको नया ऑडिट इंगेजमेंट लेटर देना पड़ेगा। फिर आता है एक्सेप्टेंस ऑफ चेंज इन टर्म्स ऑफ एन ऑडिट इंगेजमेंट। नाउ जब मैं बात करती हूँ एक्सेप्टेंस ऑफ अ चेंज इन द टर्म्स ऑफ ऑडिट इंगेजमेंट, नाउ अगर तो ऑडिटर को कहा जाता है
Now if the auditor he has to settle for a lower level of assurance, so will he do that? No, he will not agree to change in the terms of the audit engagement. He will not agree to the change in the terms of audit engagement where there is no reasonable justification of doing so, right? If prior to completing the audit agreement, if prior to completing the audit engagement, auditor is required to change the audit engagement to an lower level of assurance, तो उसको रीजनेबल जस्टिफिकेशन उसके लिए देनी पड़ेगी. पर अगर इफ़ द टर्म्स आर चेंज, ऑडिटर एंड द मैनेजमेंट अग्री करेंगे और उसको रिकॉर्ड करेंगे वो न्यू टर्म्स के साथ. पर अगर वो नहीं अग्री करते तो इफ़ अनेबल टू अग्री टू चेंज द टर्म्स एंड नॉट परमिटेड बाय द मैनेजमेंट टू कंटिन्यू विद द ऑडिटर शैल, वो दो चीज़ें करेगा. अगर वो अग्री नहीं करता या तो वो विड्रॉ कर देगा फ्रॉम द इंगेजमेंट वेयर पॉसिबल अंडर द लॉ एंड रेगुलेशन जैसे भी है. सेकेंड है डिटरमाइन वेदर देयर इज़ एनी ऑब्लिगेशन अंडर द कंट्रैक्चुअल और अदरवाइज, और वो रिपोर्ट करेगा TCWG को या फिर और द अदर रेगुलेटरीज को. ठीक है. फिर आता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ एंड रेगुलेशंस अदर मैटर्स अफेक्टिंग द एक्सेप्टेंस. ना अब कौन से मैटर्स हैं जो एक्सेप्टेंस को इफेक्ट करते हैं? देखो यहाँ पे क्या है, अगर ऑडिटर डिटरमाइन करता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क विच इज़ प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ और रेगुलेशंस, ही वुड बी अनएक्सेप्टेबल, राइट. अगर ये जो है, ये जो होंगे मेरे को, ये है अनएक्सेप्टेबल. So the auditor has determined the financial reporting framework prescribed by law. This is unacceptable, but for the fact that it is prescribed by law and regulation, he shall accept it. वैसे अगर उसको अनएक्सेप्टेबल है पर वो हमारे लॉ और रेगुलेशंस में है तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा. पर क्या कंडीशन है कि मैनेजमेंट अग्री टू प्रोवाइड द एडिशनल डिस्क्लोजर. मैनेजमेंट एडिशनल डिस्क्लोजर देगी एंड रिकॉग्नाइज इन द टर्म्स ऑफ द ऑडिट इंगेजमेंट. हमें ऑडिट इंगेजमेंट में भी उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा. फिर आता है व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर रेलिवेंट टू ऑडिटर डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क टू बी अप्लाइड इन द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. इंक्लूड क्या या कौन से, सॉरी एक और चीज़ ऊपर डिस्कस करनी रह गई यहाँ पर कि रिकॉग्निशन, जब मैं बात करती हूँ रिकॉग्निशन इन द टर्म्स ऑफ द ऑडिट इंगेजमेंट, यहाँ पे हम उसको रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं. हमने यहाँ पे हम पढ़ते हैं एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में, राइट, जो कि इन अकॉर्डेंस विद SA 706 होता है, उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे और हम वहाँ पे इंक्लूड करेंगे, हम वहाँ पे फेज लिखेंगे कि ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है, कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है एज़ पर द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, मटीरियल है इन एवरी रिस्पेक्ट. हमें यहाँ पे ये चीज़ का डिस्क्लोजर ये देंगे हम. ठीक है. ओके, नाउ नेक्स्ट. अब हम कह रहे हैं कि फैक्टर्स दैट आर रेलिवेंट टू द ऑडिटर डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क टू बी अप्लाइड इन द स्टेटमेंट. कि क्या है वो फैक्टर्स फॉर डिटरमाइनिंग द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द FRF. पहले हम क्या देखेंगे, नेचर क्या है ऑफ द एंटिटी, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ना जब मैं पहले नेचर ऑफ एंटिटी कहती हूँ, नेचर ऑफ एंटिटी में मैं क्या कहती हूँ कि क्या वो नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, क्या वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, क्या है वो. फिर मैं कहती हूँ पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है कि whether it is prepared to meet the common financial information needs of a wide range of users, या किसी specific users के लिए है. मैंने कहा क्या ये wide range of users के लिए है या फिर किसी, मैंने कहा specific user के लिए है, etc. राइट. फिर आता है nature of the financial statement. नेचर क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, whether the financial statements are a complete set of financial statement या फिर a single financial statement है, वो क्या है. whether law और regulation prescribe applicable financial reporting framework. ठीक है, ये बताने का है. फिर इसमें आती है लास्ट चीज़ जो कि है ऑडिट ऑफ कंपोनेंट.
ऑडिट ऑफ कंपोनेंट में क्या होता है, व्हेन द ऑडिटर ऑफ अ पेरेंट एंटिटी इज ऑल्सो एन ऑडिटर ऑफ द कंपोनेंट, ठीक है। सो तब हम क्या कहते हैं, फैक्टर्स दैट में इन्फ्लुएंस, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट में इन्फ्लुएंस द डिसीजन वेदर टू सेंड अ सेपरेट ऑडिटिंग एंगेजमेंट लेटर टू द कंपोनेंट, एंड व्हाट डज इंक्लूड्स द फॉलोइंग। क्या क्या इंक्लूड करता है जब हम ये करते हैं कि हु अपॉइंट्स द कंपोनेंट ऑडिटर, किसने अपॉइंट किया, कौन करता है, क्या डिग्री ऑफ ओनरशिप है पेरेंट कंपनी की, वेदर, ओ गॉड सो सॉरी, वेदर a separate auditor report is to be issued on the component, legal requirement क्या है in relation to the audit appointments, degree of independence क्या है of the component management from the parent entity, कितनी इंडिपेंडेंस है, क्या है, तो देखते हैं हम उसके कंपोनेंट का ऑडिट कैसे होता है, राइट। सो आई होप